हम लोगों को आखिर में क्यों पढ़ना है, क्यों जो है इसको हमारे सिलेबस में जो है शामिल किया गया है, और इसको पढ़ने से जो है हमें क्या क्या बेनिफिट जो है मिलने वाली। बताइए कोई। व्हाट इज द लॉजिकल रीजनिंग एंड व्हाई वी हैव टू स्टडी इट। कोई बताइए। बताइए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई भी हम लोग किसी से भी कोई चीज़ कम्युनिकेट करें, किसी के सामने अपना कोई पक्ष रखें, तो अगर हम लोगों को लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से पता है तो ये पता होगा कि कौन से बात को अगर हम किस तरीके से करें कि वो सामने वाले के आर्गुमेंट्स को जो है हम लोग अपने आर्गुमेंट से काट सकें, या जो भी आर्गुमेंट हम किसी से कोई भी बातचीत करें तो उसमें हमें किन किन से कि हमारी बात जो है वो लॉजिकली जो है गलत ना हो। ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोग आगे जो है या तो रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, या कोई टीचर या कोई प्रोफेसर जो है वो हम लोग बनने वाले हैं। तो बात ये है कि दोनों चीज़ों में हमारा लॉजिकल होना जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी बात अगर हम लोग किसी से करें तो उसमें जो है कुछ ना कुछ लॉजिक हो, और इसीलिए जो है इसको हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। लॉजिकल रीजनिंग जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट यूनिट हम बोल सकते हैं। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है हम अपने रियल लाइफ से रिलेट करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है। तो सबसे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गूमेंट्स। हम किसी से कोई तर्क करते हैं, वो जो है किस किस तरीके से उसको, वो किस तरीके से अब उसका संरचना होता है, उसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, और उसको हमें कैसे समझना चाहिए। एक आर्गुमेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रीमाइस क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। इसमें जो सेकंड है वो है कि इवेलुएटिंग द डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग्स। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ये हम देखेंगे। एनोलॉजी देखेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम देखेंगे। वेन डायग्राम के बाद इंडियन लॉजिक देखेंगे। इंडियन लॉजिक में ही हम लोग प्रमाण देखेंगे। प्रमाण के अंदर ही हम लोग द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फॉर्मेशन अनुमान देखेंगे। एनोलॉजी के अंदर और वेन डायग्राम के बीच में हम लोग एक फेलेसी नामक चैप्टर जो है देखेंगे कि कौन कौन सी फेलेसी जो है हमको पढ़ना है। उसमें कम से कम 20-25 फेलेसी लोग अच्छे से एग्जाम्पल के साथ जो है देखेंगे और याद करने की कोशिश। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो बहुत ही सिंपल है, ये चेक करने के लिए बिना इसको पढ़े जो है क्वेश्चन हमको कितना समझ में आ रहा है और कैसे जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर म्यूचुअली इन कॉन्सिस्टेंट्स। सेकेंड वाला आंसर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे इनकॉन्सिस्टेंस हैं। इनकॉन्सिस्टेंस का मतलब है कि जो एक दूसरे से जो है मेल ना खाते हों, मतलब एक दूसरे से अलग हो।
तो अगर देखेंगे कि मोस्टली पोएट आर नॉट इगोइस्टिक, मोस्टली पोएट आर हम्बल, सम पोएट आर इगोइस्टिक, सम पोएट्स आर नॉट नॉन इगोइस्टिक। ओके, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है सही होगा। ए और डी जो है इसमें एक दूसरे से मेल जो है नहीं खा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं, हम देख लेंगे अच्छे से कि इसको जो है सॉल्व करने से पहले और पढ़ने के बाद जो है हमारे अंदर क्या जो है परिवर्तन होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द लॉजिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लॉजिक जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है लोगस। लोगस वर्ड से जो है लॉजिक हमारा बना हुआ है। ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, वर्ड, थॉट, स्पीच, रीजन, एनर्जी एंड फायर, इतने सारे मतलब जो है हमारे लॉजिक के होते हैं। तो कई बार अब क्वेश्चन आपसे पहले पूछा जा चुका है, हालांकि इस समय तो कम चांस है इसको पूछने का, लेकिन पहले जो है क्वेश्चन पूछा गया कि लॉजिक जो है उसका जो है रूट वर्ड क्या है। तो याद रखेंगे हम लोग कि लॉजिक का जो रूट वर्ड है वो लोगस है। लोगस का क्या मतलब होता है, वर्ड, थॉट, स्पीच, रीजन, एनर्जी एंड फायर। इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर जो है हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जो हमारे बार बार जो है हमारे इस लॉजिकल रीजनिंग के दौरान आएंगे। तो सबसे पहले उसमें जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का हिंदी होता है तर्क। तर्क क्या होता है, एन आर्गुमेंट्स इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग वन आर मोर प्रीमाइसेस एंड वन एंड ओनली वन कंक्लूजन। अब तर्क जो है, तर्क जो होता है वो हमारा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हम लोग हिंदी में बयान बोलते हैं। स्टेटमेंट, कई सारे स्टेटमेंट्स का जो है एक समूह होता है जिसमें एक या एक से अधिक प्रीमाइसेस हो सकती हैं। प्रीमाइस हम लोग आगे देखेंगे, एक तरीके का ये भी स्टेटमेंट होता है, और उसका जो है केवल एक ही कंक्लूजन जो है वो हो सकता है। हम लोग देखेंगे कि जो सिंपल फॉर्मेशन होता है किसी आर्गुमेंट का, तो उसमें एक होता है मेजर प्रीमाइस, एक होता है माइनर प्रीमाइस, और एक होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो आर्गुमेंट्स जो है वो हमारा प्रीमाइसेस का जो है एक समूह होता है, स्टेटमेंट्स का एक समूह होता है जिसमें एक या एक से अधिक प्रीमाइसेस होती हैं और हमारा एक केवल कंक्लूजन होता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट जो है एक तरीके का वाक्य होता है। वाक्य क्या होता है, वाक्य जो है हमारा शब्दों से मिलके बनता है, वर्ड से मिलके हम लोग वर्ड्स को मिला के हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट होने का क्या इसका कारण हो सकता है कि या तो ये गलत होगा या तो ये सही होगा, बीच की कोई स्थिति इसमें नहीं होगी। तो स्टेटमेंट वह होता है, ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, सच एज द कैट इज ऑन द फ्लोर। बिल्ली जो है हमारी जमीन पे है, तो सिंपल सी बात है, बिल्ली या तो जमीन पे होगी या तो नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट हमारा ये होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन इज ए आर्गुमेंट दैट इंडिकेट्स व्हाट आर्ग्यूअर इज ट्राई टू कन्विंस द रीडर आर लिसनर। एक तरीके का ये आर्गुमेंट ही होता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या होता है, जिसमें जिससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारा तर्क करने वाला जो व्यक्ति है वो सुनने वाले या पढ़ने वाले को क्या जो है समझाना चाहता है, आखिरी में उसके बाद का जो है निचोड़ क्या है। तो इस चीज़ को हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी में एक होता है इन्फ्रेंस, जिसको हम लोग अनुमान बोलते हैं। ये भी एक तरीके का कंक्लूजन होता है।
ए कंक्लूजन दैट हैज बीन रीच्ड बाय द वे ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग। अब जैसे कि हम अगर किसी कंक्लूजन तक, किसी एविडेंस को देख के और अपना थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग जो है अप्लाई करके जो अनुमान हम लोग करते हैं वो भी एक तरीके का कंक्लूजन होता है। तो लेकिन इन्फ्रेंस जो होता है वो हमारा वो एक ऐसा कंक्लूजन है जिसपे हम लोग एविडेंस और रीजनिंग के थ्रू जो है वो पहुंचते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैं जब बोलूँगा कि बारिश हुई है, ये मेरा मैं मान लूँगा कि अगर अनुमान है, एक तरीके का कंक्लूजन है, तो इसके लिए मैंने एविडेंस क्या देखा होगा कि मिट्टी जो है गीली है, मिट्टी गीली है, ये मुझे एविडेंस मिलेगा। और इससे जो मैं अपना लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो लॉजिकल रीजनिंग क्या अप्लाई होगा कि जब जब बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है। ये मैंने पीछे भी कई बार देख चुका होऊंगा। तो इस चीज़ दोनों को अप्लाई करके मैं अपने कंक्लूजन तक पहुंचूंगा, बारिश हुई है क्योंकि मिट्टी जो है वो हमारी गीली है। तो ये एक अनुमान है। क्लियर है सबको? ओके। अब बात करते हैं प्रोपोजिशन के बारे में। प्रोपोजिशन जो है, प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट गिविंग ए रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स। अब जैसे कि एक तरीके का हमारा वाक्य ही होता है, कथन ही होता है, लेकिन ये क्या होता है कि दो टर्म्स के बीच में रिलेशन बताता है, वो प्रस्ताव इसको हम लोग बोलते हैं या प्रपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि दो तरीके का टर्म हम लोग पढ़ेंगे, माइनर टर्म और मेजर टर्म, ये दोनों हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो टर्म्स के बीच में, दो टर्म्स के बीच में संबंध बताने वाले स्टेटमेंट को हम लोग प्रोपोजिशन बोलते हैं। प्रोपोजिशन इज ए स्टेटमेंट गिविंग ए रिलेशन बिटवीन टू टर्म्स। ठीक है, जैसे कि राम लड़का है, राम इज ए बॉय, राम इज बॉय। एक बॉय टर्म हो गया, एक जो है राम टर्म हो गया। तो दो टर्म्स के बीच में ये पूरा जो है कथन हमारा संबंध बता रहा है कि राम जो है लड़का है, तो एक तरीके का प्रोपोजिशन हो गया। ठीक है, प्रस्ताव हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोपोजिशन जो है कई तरीके का होता है। अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये हमारे काम का उतना नहीं है, लेकिन याद रखेंगे हम लोग इसको भी। ठीक, कैटेगरी के आधार पर प्रोपोजिशन दो तरीके का होता है मेजर, एक यूनिवर्सल होता है, एक पर्टिकुलर होता है। यूनिवर्सल में यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा, यूनिवर्सल निगेटिव होगा। पर्टिकुलर में पर्टिकुलर अफर्मेटिव होगा, पर्टिकुलर जो है निगेटिव होगा। अब इसको हम लोग को कैसे पहचानना है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इधर लिखेंगे ए आई ओ और यू। ठीक है, तो जो ऊपर है, जो ऊपर वाले हिस्से में है वो हमारा यूनिवर्सल है। ठीक है, ऑल। और जो नीचे वाला पोर्शन में है वो हमारा पर्टिकुलर है, नो नन, नन नहीं सॉरी, अब बताते हैं आपको। नीचे वाले हिस्से में पर्टिकुलर होगा और लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा होता है पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है। तो बात करेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऑल एम आर पी, तो ऑल जहाँ आएगा वो हमारा यूनिवर्सल होगा, जैसे कि वहाँ सभी के बारे में बात किया जाएगा, कोई जो है एक सिंगल बंदा जो है हमारे इस कैटेगरी से छूटेगा नहीं। और इसी तरीके से सम हो गया, सम में क्या है कि कुछ लोग जो है हमारे कैटेगरी से बाहर भी आ सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर हो गया। पर्टिकुलर दो तरीके का होता है, ए ई आई और ओ, सॉरी मैंने वहाँ पे और लिख दिया था, ए ई आई और ओ। ठीक है,
तो ये समझ में आया क्या, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। बताइए। हाँ एक बार मैं हाँ बताते हैं। पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि जिस भी स्टेटमेंट के सामने, जिस प्रपोजिशन के सामने कोई ऐसा क्वांटिफायर, इसको बोलते हैं हम क्वांटिफायर बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिफायर क्या होता है। क्वांटिफायर इस तरीके का यूज हुआ हो कि जो अपने अंदर सबको इंक्लूड करता हो, जैसे कि ऑल हो गया, नन हो गया, नो हो गया। ये सब क्या है कि अपने अंदर सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दे रहे हैं, कोई इससे जो है बाहर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिफायर्स हैं जैसे कि सम। अब कुछ लोग अगर इसके अंदर हैं, सम के अंदर, तो कुछ लोग इसके बाहर हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ इससे छूट ही जाएगा। तो बात करते हैं कि ऑल, नो, नन, नो वन, ये सब जो कुछ भी ऐसा वर्ड हम जानते हो जो इस सेंस में यूज हो कि अगर वो यूज होता है तो अपने अंदर जो है सबको समेट ले, वो हमारा यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्सल। और कोई वर्ड अगर इस तरीके से यूज होता है कि कुछ चीज़ें जो है उससे बाहर हो सकती हैं, उससे बच सकती हैं, तो हमारा पर्टिकुलर हो गया। जैसे कि मैं बोल दूंगा कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे ऑल यूज हुआ है, ये कौन सा हो गया, यूनिवर्सल हो गया। इसी को मैं बोल दूंगा कि नो गर्ल्स आर इंटेलिजेंस, तो ये भी यूनिवर्सल हो गया। लेकिन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। बात करेंगे कि अब मैं आगे बोल दूं कि सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट, तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर। ठीक है। और इसी के नीचे मैं बोल दूंगा कि सम गर्ल्स आर नॉट इंटेलिजेंट, तो ये हमारा हो गया पर्टिकुलर निगेटिव, हो गया पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो समझ में आ रहा है। ओके, तो हम लोग याद रखेंगे। हाँ सिंपल, ये हम लोग याद रखेंगे कि इसको डिनोट करते ए आई ओ और ए ई, सॉरी ए ई आई और ओ से। ठीक है। ए का मतलब हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव, आई का मतलब हो गया यूनिवर्सल निगेटिव, नो और नन। और सॉरी ई का मतलब हो गया, यहाँ ई है, ई का मतलब हो गया यूनिवर्सल निगेटिव। और आई का मतलब हो गया पर्टिकुलर पॉजिटिव, और ओ का मतलब हो गया पर्टिकुलर निगेटिव। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव को ए से हम लोग डिनोट करते हैं, ए टाइप बोलते हैं। यूनिवर्सल निगेटिव को हम लोग ई टाइप बोलते हैं। पर्टिकुलर अफर्मेटिव को हम लोग आई टाइप बोलते हैं। और पर्टिकुलर निगेटिव को हम लोग ओ टाइप बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे काम का है, इसको याद रखेंगे। कभी भी कोई दिक्कत हो तो हम लोग जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, ए ई आई और ओ। ये हमारा जो है वो हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये यूनिवर्सल निगेटिव, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव, ये पर्टिकुलर जो है निगेटिव। ठीक है। अब बात करते हैं प्रीमाइस क्या होता है। तो भी हम लोग याद रखेंगे कि कंडीशनल में क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, जो वास्त सही नहीं हो सकता है। डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव, तो हम लोग बस याद रखेंगे, हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल। बस ये कैटेगरी वाला हम लोग याद रखेंगे, इसी से ही हमको जो है आगे क्वेश्चंस बनेंगे और हम लोग सॉल्व करने
अब बात करते हैं प्रीमाइस। प्रीमाइस जो होता है वो क्या होता है? ए प्रीमाइस इज एन आर्गुमेंट दैट प्रोवाइड्स सम बेसिक रीजंस आर सपोर्ट टू गेट द कंक्लूजन। प्रीमाइस जो होता है एक तरीके का आर्गुमेंट्स होता है, आर्गुमेंट। और उसका काम क्या होता है कि ये कोई बेसिक रीजन जो है प्रोवाइड कराता है और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है हमारे आर्गुमेंट को, जिससे कि हम कंक्लूजन तक जो है आसानी से पहुंच सके। ठीक है। देयर कैन बी वन टू मेनी प्रीमाइसेस इन सिंगल आर्गुमेंट। वन प्रीमाइस हो सकती है, टू प्रीमाइस हो सकती है, मल्टीपल प्रीमाइस जो है हमारे एक सिंगल आर्गुमेंट को मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसी में होता है मेजर प्रीमाइस। अब मेजर प्रीमाइस से पहले जो है हम लोग दो याद रखेंगे। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो है लोग सिंपल सा पढ़े होंगे अपने कॉमर्स की क्लासेस में कि जो हमारा कंक्लूजन से हम लोग देखते हैं, कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा, जो कंक्लूजन का कर्ता होगा वो, और जो कंक्लूजन का प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट का मतलब है कि बेसिक में हम लोग सिंपल से हम लोग ऑब्जेक्ट समझ लेंगे, जैसे कि राम इज बॉय। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया और बॉय जो है वो प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। तो मेजर प्रीमाइस क्या होती है कि प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड एज द मेजर प्रीमाइस। द टर्म्स कंटेनिंग मेजर टर्म्स कॉल्ड मेजर प्रीमाइस। अब जैसे कि जो हमारा कंक्लूजन होगा उसका जो प्रेडिकेट होगा, जो अंतिम वाला अक्षर होगा, जो जिससे हमको जो हम लोग प्रेडिकेट समझेंगे उसका, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर टर्म। कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो मेजर टर्म होता है। ठीक है। और जिस भी प्रीमाइस में हमको मेजर टर्म दिखेगा वही हमारा होगा मेजर प्रीमाइस। ठीक है। और माइनर प्रीमाइस क्या होती है कि जो हमारा कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग माइनर टर्म बोलते हैं, माइनर टर्म बोलते हैं। और जो इसको कंटेंट करके रखता है, इसमें हम माइनर टर्म को देखेंगे, वो हमारा माइनर प्रीमाइस होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। जैसे कि कंक्लूजन हमारा ये है। ठीक है। इसमें दिया गया है कि ऑल इंडियंस आर मोर्टल। तो सबसे पहले बताइए कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन कौन से हैं? और मोर्टल जो है हमारे वो प्रेडिकेट हो गया। तो जिस भी प्रेडिकेट को हम लोग बोलते हैं, कंक्लूजन के प्रेडिकेट को हम लोग बोलते हैं मेजर टर्म। तो जहां भी ये दिखेगा, जौन से प्रीमाइस में दिखेगा वही प्रीमाइस हमारा मेजर प्रीमाइस हो। ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस लॉजिकल हम लोग। तो हाँ बताइए। क्वेश्चन नहीं, ये सब बेसिक है, बेसिक है, ये हमको आना चाहिए। अभी मैं बस आपको इंफॉर्मेशन दे कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग आगे यूज करें। हाँ हाँ, वो आगे हम लोग देख। हाँ। तो अभी ये समझ में आया मेजर प्रीमाइस और माइनर प्रीमाइस पहचानने। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है डिडक्टिव रीजनिंग।
हाँ बताइए। माइनर जो है, सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं पहचानने का कि जो हमारा कंक्लूजन का सब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर टर्म, माइनर टर्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पे हमको दिखेगा, जिस भी प्रीमाइस में दिखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे माइनर प्रीमाइस। जैसे कि यहाँ पे इंडियंस है, तो इंडियन जहाँ पे है, यहाँ पे है इंडियन, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा हो गया माइनर प्रीमाइस। और तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं उमाशंकर। बाकी आगे हम लोगों को पढ़ना है डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, एबडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इसके बाद सिलोजिज्म हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आज के लिए बस हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और कल जो है इसको, जो मैं अभी पीडीएफ आपको भेजूंगा, उसको थोड़ा सा पढ़िएगा कि इंडक्टिव रीजनिंग, एबडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। तो फिर हम लोग आगे जो है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके।